Welcome to my channel BioPrism, where we will be building your foundation with me. Hi, I'm Pratibha Kaushik, your friend, your tutor or your guider. So बच्चों, पिछली बार हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट। तो आज आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल या फिर कह लीजिए सेल के डिटेल्ड स्ट्रक्चर। पिछली बार हमने पढ़ा था कि कौन कौन से यूकैरियोटिक सेल्स हैं, कौन कौन से प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, या फिर और डिटेल में बताऊं तो फिर आपने ये देखा था कि कितने टाइप्स के सेल होते हैं और कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी सेलुलर, सिंगल सेलुलर, कैसा ऑर्गेनिज्म होता है। तो हम तो आज थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा। सो अब हम पढ़ने वाले हैं आपका यूकैरियोटिक सेल के बारे में, और यूकैरियोटिक सेल में भी हम पढ़ेंगे आपके यूकैरियोटिक सेल में दो सेल्स आते हैं, एक है एनिमल सेल और एक है प्लांट सेल। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले तो सेल के बारे में हमने पढ़ चुका है। मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ ऑर्गेनेल्स के बारे में, ऑर्गेनेली के बारे में। मैंने बताया था ऑर्गेनेली क्या चीज है, ऑर्गेनेली क्या चीज है। ऑर्गेनेली क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये मेम्ब्रेन बाउंड बच्चों इसलिए होते हैं ताकि सेल का दूसरा कोई भी पार्ट ये एक दूसरे से टच ना करे, ये डिफरेंट रहें और डिफरेंटली अपना फंक्शंस करते रहें, ठीक है। इसीलिए ये ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ऑर्गेनेली हमेशा यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ऑर्गेनेली हमेशा यूकैरियोट्स में मिलते हैं, कभी भी ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जैसे कि एक प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अच्छा एक कॉमन सा देखें अगर हम, तो एक यूकैरियोटिक सेल में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के हमने पिछली बार पढ़ चुका है वैसे तो न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, ये है मेन चीजें। और हाँ, साइटोप्लाज्म, ये मेन चीजें हैं जो एक यूकैरियोटिक सेल में होती है, ये दोनों में मिलेंगी। तो अगर हम एक एक करके बात करें तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल सेल के बारे में। बच्चों एनिमल सेल में मैंने आपको बताया था आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आउटर मोस्ट लेयर है, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये है आपका साइटोप्लाज्म। अब इसके अंदर इस साइटोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियस। पहले भी हमने बताया था न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, ये देखिए ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे ये न्यूक्लियस जो है ये आप देख रहे होंगे, ये कहीं कहीं से कटा है। इसका मतलब यहाँ पे एक पोर है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोपोर से यहाँ पर बहुत सारे कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट होते हैं, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर हम एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखें तो ये क्या है? ये एक सिस्टम है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है, या कह लीजिए रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब रेटिक्यूल यानी कि नेटवर्क, एक जाल है किसका? ट्यूब का। ट्यूब जैसे कुछ सैक जैसे वेसिकल्स जैसे सिस्टम होता है, उसका ये पूरा का पूरा नेटवर्क है। और ये जो है वो कैसा दिखता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर में आपको दिखता है, ये सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरीके का है, SER एंड RER। SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा क्या डिफरेंस है। बच्चों जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसके ऊपर एक चीज नहीं प्रेजेंट होती है जो जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम।
राइबोसोम जो है वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है, और यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऊपर होते हैं ये आपके राइबोसोम। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है राइबोसोम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, जो भी प्रोटीन ये राइबोसोम बनाएगा ये प्रोटीन यहां पर आएगी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आती है ये प्रोटीन। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात कर रहे हैं, इसके सरफेस पे जो भी प्रोटीन बनी वो प्रोटीन को पैक करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन। इसका ये मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन का। सो यहां पर जो भी प्रोटीन बनती है, जो भी चीज बनेगा, इसका ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके दो फंक्शन हो गए, एक तो हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम इसी के ऊपर है, इसी का पार्ट है, प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगा और ट्रांसपोर्ट भी करेगा। जो भी चीज न्यूक्लियस से बाहर आनी होगी वो इसके थ्रू आएगी, ठीक है, और जो भी चीज अंदर जानी होगी वो भी इसी के थ्रू जाएगी। ऐसे ही बाहर नहीं चला जाएगा साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। अब अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो मैंने बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या चीज है, यहां पे एब्सेंट है आपका राइबोसोम विच इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ राइबोसोम इज एब्सेंट, दैट इज व्हाई इसका प्रोटीन सिंथेसिस का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका काम क्या है, इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी कि जो भी आपके डिटॉक्सिफाई करनी है चीजों को वो ये सारा क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारी चीजों को डिटॉक्सिफाई करेगा। एक और चीज है, यहां पर आपका प्रोटीन लिपिड या कुछ भी चीज जो भी बना इस सेल के अंदर, ठीक है, इस सेल के अंदर जो भी चीज बनती है वो लिपिड मॉलिक्यूल्स, स्पेशली लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो भी बनते हैं ना वो यहां बनते हैं। प्रोटीन्स बनेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लिपिड मॉलिक्यूल्स बनेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंड दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि प्रोटीन सिंथेसिस यहां होता है और लिपिड सिंथेसिस कहां होता है, ठीक है। सो लिपिड मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चरिंग कहां होता है, आपके रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके फंक्शन। अच्छा, इसका एक मेन फंक्शन है, ये चैनल की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ये आपने देख ही लिया। तो ये तो था एक, ये सबसे बड़ा नेटवर्क है सेल में, ठीक है। हमने अभी पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो का मतलब अंदर, प्लाज्म का मतलब आपका साइटोप्लाज्म यानी लिक्विड फ्लूइड, अंदर, जो अंदर एक रेटिकुलम है, प्लाज्म के अंदर, सेल के प्लाज्म के अंदर एक रेटिकुलम है, उसके बारे में हमने पढ़ा है अभी। तो अब हम यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा है, तो न्यूक्लियस से कहाँ जाएगी चीजें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके बाद यहाँ पर होता है एक बॉडी, ये इसको हम बोलते हैं गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज ये कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था, इसको कैमिलियो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था, और इसको एक और नाम से जाना जाता है ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। जो भी ट्रैफिक होता है पूरा सेल के अंदर, यानी कि जो भी चीजें हैं, किसको कहाँ जाना है और किसको कहाँ नहीं जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, ये सारा डिसाइड कौन करता है, गोल्गी बॉडीज आपके डिसाइड करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये जो है ये वेसिकल्स, वेसिकल्स का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये बैग लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर हम देखें तो ये इस तरीके का होता है, ठीक है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, बैग लाइक, वेसिकल्स बोलते हैं इनको, ये आपस में जुड़े होते हैं, ये आपस में एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ये ध्यान रखना, ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और इनको बोलते हैं हम गोल्गी बॉडीज। यहाँ पर इनके पास वेसिकल्स भी होती हैं, मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, ये इसके पास वेसिकल्स भी होती हैं, पैकेजिंग का काम करता है ये। तो ये है आपका गोल्गी बॉडीज। अब इसको जो ये पैरेलली अरेंज्ड है ना वेसिकल्स, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी या फिर सिस्टर्न्स,
सिस्टर्न्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिस्टर्न्स। यानी ये जो पैरेलली अरेंज्ड सैक या वेसिकल है इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्न। अब इसका काम क्या है ये जान लीजिए। तो सबसे पहला काम जो भी यहां पर बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, न्यूक्लियस में, या आपके इस पूरे सेल में, ये सब कुछ यहाँ पे स्टोर होता है गोल्गी बॉडीज में। गोल्गी बॉडीज इसको स्टोर करेगा और इसके बाद इसका मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन का मतलब कैसे, मॉडिफाई करने के बाद अभी बताती हूँ, स्टोर करेगा, फिर मॉडिफाई करेगा, फिर पैक करके उसको और फिर उसको सेंड कर देगा। तो ये काम कैसे होता है, जो भी चीज बनी, मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना प्रोटीन बनेगा, वो वेसिकल्स के फॉर्म में, भी मैंने ये गोल गोल सर्कल्स बनाए थे, ये वेसिकल है, तो यहां से वेसिकल के फॉर्म में ये इसके पास आया गोल्गी बॉडी के पास, ठीक है। अब गोल्गी बॉडी क्या करता है, गोल्गी बॉडी इसको पहले तो स्टोर करके रखेगा, क्योंकि ये पहले भी भाई अपना खुद का काम कुछ कर रहा होगा। उसके बाद ये स्टोर जो भी इसने किया है प्रोटीन, उस प्रोटीन को ये मॉडिफाई करेगा, उसको देखेगा कि कौन सा प्रोटीन को सॉर्ट करना है, किसको ये ठीक है या नहीं, ये गलत है, जो भी है उसको पूरा मॉडिफाई कर देगा। उसके बाद उसको पैक कर देगा कि मतलब है कि प्रोटीन अगर बना तो ये बाहर ऐसे ही नहीं प्रोटीन को जाने देगा, क्योंकि प्रोटीन वाटर सॉल्युबल है, प्रोटीन पूरा साइटोप्लाज्म में घुल जाएगा। तो ये प्रोटीन को पहले पैक करेगा वेसिकल में, यहाँ पे इसके वेसिकल्स होती हैं, ये वेसिकल्स इन्हीं से बनती है। प्रोटीन को ये पैक करेगा, अंदर इसके है प्रोटीन, ठीक है, इसके अंदर ये पैक करेगा। अब ये जहां भी प्रोटीन की जरूरत है वो जैसे ही जाएगा वो उससे फ्यूज हो जाएगा, डबल मेम्ब्रेन है उसकी, दूसरे की मेम्ब्रेन से ये फ्यूज हो जाएगा और प्रोटीन उसको मिल जाएगा। तो ये काम है आपका गोल्गी बॉडीज का। तो देखा आपने कैसे ये किसको यहां आना है, किसको कहां जाना है, ये देख रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका लाइसोसोम के फॉर्मेशन में। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में लाइसोसोम को कौन बनाता है, गोल्गी बॉडीज बनाते हैं, ठीक है। सो यहां पर हमने पढ़ा गोल्गी बॉडीज के बारे में, ठीक है। ये दोनों के केस में एक ही काम होगा, दोनों के केस में सेम काम होगा, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, ठीक। तो यहां पर अब हम बात करेंगे एक और सेल ऑर्गेनेल की, जो कि है लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम को बेटा बोलते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, वैसे तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन का मतलब होता है लेयर होगी, ठीक है। तो इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होगी, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इसका काम क्या है, अगर आप इसके नाम पे जाए तो लाइसोसोम, लाइसो मतलब लाइसिस करना यानी कि बर्स्ट करना। अब ये क्या करता है, जो भी सेल के अंदर चीजें हैं जो कि नहीं चाहिए सेल को, ठीक है, जो भी इसका वेस्ट मटेरियल है सेल का, वो आएगा कहाँ, लाइसोसोम के अंदर, पैक्ड होके अनपैक्ड होके कैसे भी ये लाइसोसोम के अंदर आ जाएगा। क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको पूरे को जो भी आया है लाइसोसोम के अंदर उसको फिर बाद में डिलीट कर देगा, इसको खत्म कर देगा, किल कर देगा, जो भी चीज होगा, ठीक है। और अगर सेल खुद पूरा का पूरा सेल, अगर बात करते हैं, मान लीजिए इस सेल का एक हर फंक्शन या हर मशीन का कुछ टाइम होता है, ठीक है, एंड सेल इज इटसेल्फ अ मशीन। सो यहां पर अगर इसका न्यूक्लियस काम नहीं कर रहा, अगर इसका गोल्गी बॉडी काम नहीं कर रहा, मान लीजिए इसका माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर, तो जो भी चीज इसकी काम नहीं कर रही होगी, तो यहां पे क्या होगा, ये इसको एक सिग्नल मिल जाएगा लाइसोसोम को कि यहां पर इसके ये चीज को, सेल जो है वो काम नहीं कर रहा है। अब जैसे ही इसको सिग्नल मिला कि सेल काम नहीं कर रहा है, लाइसोसोम क्या होता है, वो बर्स्ट हो जाता है। लाइसोसोम एक बार बर्स्ट हुआ तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरे सेल में फैल जाती हैं और ये सारे सेल ऑर्गेनल्स को किल कर देती हैं और सेल की डेथ हो जाती है। इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब ये तो था लाइसोसोम के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल।
पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑफ सेल, ये क्या चीज है? पावर हाउस का मतलब, पावर हाउस का काम क्या है? आपके घर में पावर देना, यानी उसे एक जगह पे पूरी पावर बनती है, एनर्जी बनती है। तो यहाँ पर पूरे सेल को पावर मतलब कि एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखो बच्चों, यहाँ पे भी डबल मेम्ब्रेन मैंने बनाया है, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ये भी है, और यहाँ पे जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है ये कुछ फोल्ड्स में डिवाइड, ये कुछ इसमें फोल्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, इररेगुलर फोल्ड्स होते हैं इसमें। अब ये इररेगुलर फोल्ड्स किस लिए होते हैं? ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़े, सरफेस एरिया बढ़ता है, और ये यहाँ पे इररेगुलर फोल्ड्स जो डीप फोल्ड्स हैं, इन फोल्ड्स में बनता है एटीपी। एटीपी का जेनरेशन होता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? ये सेल की एनर्जी करेंसी है, ठीक है। एटीपी क्या है? सेल की एनर्जी करेंसी है। यहां पर एटीपी का जनरेशन होता है पावर हाउस ऑफ सेल में। तो यहां पर एटीपी बना, और जिसको भी एनर्जी की जब भी जरूरत है वो माइटोकॉन्ड्रिया फिर एटीपी भेज देता है वहां पर। इसके पास, अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए कहां होगा? न्यूक्लियोलस में होगा। ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियोलस होता है। तो डीएनए कहां होगा? यहां होगा, यानी पूरे सेल का जो डीएनए है वो न्यूक्लियोलस में है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है और अपना खुद का राइबोसोम होता है, यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकता है। और ये जेनेटिक मटेरियल, डीएनए क्या था? डीएनए जेनेटिक मटेरियल था, न्यूक्लिक एसिड था, तो ये इसके पास खुद का प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर हम देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया था। वैक्यूल, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या है? जो भी इस सेल में कोई भी एक्स्ट्रा चीज हो वो वैक्यूल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है, या फिर जो चीज नहीं चाहिए सेल को वो भी वैक्यूल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है। तो वैक्यूल के ना दो तरीके की वैक्यूल्स बनती हैं, स्मॉल वैक्यूल एंड लार्ज वैक्यूल्स। लार्ज वैक्यूल्स यूजुअली प्लांट्स में देखने को मिलती है। ये देखिए यहाँ पे ये वैक्यूल है, ये प्लांट्स की है और ये एनिमल की है। प्लांट्स में वैक्यूल बड़ी होती है और एनिमल में वैक्यूल छोटी होती है। ये डिफरेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। वैक्यूल जो है आपकी, उस वैक्यूल क्या है? एक सैक है, वो एक सैक है, एक बैग है जो कि लिक्विड से भरा हुआ होता है। सॉरी, ये या तो लिक्विड से भरा होगा या तो सॉलिड से भरा होगा, डिपेंड्स कि वो कैसी वैक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लार्ज वैक्यूल है वो प्लांट्स की है, मैंने आपको बताया था। और प्लांट्स की जो वैक्यूल है वो ज्यादातर स्पेस को कैरी करती है, इसीलिए ये लार्ज वैक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे फूड का स्टोरेज होता है, प्लांट्स अपना फूड स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये बड़ी वैक्यूल है। अब इस वैक्यूल में क्या क्या चीजें होती है? तो इस वैक्यूल में होते हैं कुछ एमिनो एसिड्स, शुगर। तो इस वैक्यूल में क्या क्या चीजें होते हैं? इसमें होता है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स किस काम आते हैं? प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आते हैं। तो ये स्टोर करती है एमिनो एसिड को, ठीक है। एमिनो एसिड मिलता है, प्रोटीन मिलता है, शुगर मिलता है। तो ये चीजें यहाँ पे मिलती हैं। और कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड ये भी मिलता है वैक्यूल में, ठीक है। वैक्यूल में ये चार चीजें मिलती हैं, अमीनो एसिड, प्रोटीन, शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। अब जो कुछ वैक्यूल्स होती हैं जो कि फूड वैक्यूल का काम करती है, जैसे कि मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था अमीबा, जैसे कि अमीबा में जो वैक्यूल है वो फूड वैक्यूल या फिर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम करती है, एक्सक्रीट करती है और फूड को कैप्चर करती है, ठीक है। अब हम अगर बात करें तो ये है लास्ट हमारा टॉपिक ऑर्गेनेली का, वो है हमारा प्लास्टिड, ठीक है।
एनिमल सेल में इतनी ही चीजें थी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। ठीक है, ये तो था पूरा किसका, एनिमल सेल का। अगर अब हम देखें प्लांट सेल के बारे में, तो प्लांट सेल में क्या क्या चीजें हैं। प्लांट सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे भी है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, पढ़ा था। उसी के बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो प्लांट में एडिशनल क्या होती है, सेल वॉल होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल होते हैं जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर वैक्यूल पाई जाती है जो कि बड़ी होती है, लार्ज वैक्यूल होती है, एनिमल्स में छोटी होती है। यहां पे एक ऑर्गेनली ज्यादा अलग से क्या मिल रहा है, वो है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड बेटा, प्लास्टिड जो है वो प्लांट्स में मिलते हैं, वो स्टोरेज का काम करते हैं ज्यादातर तो। अच्छा, प्लास्टिड जो है वो दो तरीके के हैं, एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट और एक होता है हमारा देखिए, अब यहां पर अगर मैं देखूं प्लास्टिड्स के बारे में बात करूं तो यहां पे ये भी एक प्लास्टिड है और ये भी एक प्लास्टिड है। ठीक है, तो दो तरीके के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, अरे क्या हो गया, एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, प्लास्ट इज प्लास्टिड, और दूसरा होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो इज कलरफुल, जिसमें कलर होगा, जिसमें कोई भी कलर प्रेजेंट होगा वो होता है क्लोरोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट वो होता है जिसमें कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये होता है हमारा कलरलेस, ये होता है हमारा कलरलेस। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब यहां पर क्रोमोप्लास्ट जो है, जो आप ग्रीन कलर देखते हैं लीव्स में, ठीक है, लीव्स में जो आप ग्रीन कलर देखते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर एक पिगमेंट मिलता है, यहां पर एक पिगमेंट मिलता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट विच प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स में ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और ये पिगमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ क्रोमोप्लास्ट में मिलता है, और जिस क्रोमोप्लास्ट में ये पिगमेंट मिलता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब अगर हम टिपिकल एक क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसका यहाँ पर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको बोलते हैं ग्रैना। ठीक है, ये जो आप स्टैक्स देख रहे हैं ये है ग्रैना, और इसके यहाँ पर इसका एक खुद का फ्लूइड होता है, वो बोलते हैं उसको स्ट्रोमा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। और यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उसमें से एक होता है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च का स्टोरेज करता है। ठीक है, किसको स्टोर करता है, स्टार्च को। तो ये तो था आपका प्लास्टिड्स के बारे में कि क्या है प्लास्टिड, या फिर कहिए ये पूरा था आपका ऑर्गेनेल्स के बारे में। कौन कौन से ऑर्गेनेली वहां सेल में मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में तो कोई ऑर्गेनेली होता ही नहीं, क्योंकि ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है। तो न्यूक्लियोइड होता है, एक्चुअली में मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, सिंगल भी नहीं, मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, तो वहां पर हमें कोई भी ऑर्गेनेली मिलता नहीं है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, वो है हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन अब हम पढ़ेंगे, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या चीज है, सेल का डिवाइड होना, या फिर कहिए रिप्रोडक्शन करना, सेल का रिप्रोडक्शन करना है। अब कोई भी एक सेल है बच्चों, मान लीजिए कोई भी एक सेल है, अब इसकी एक लाइफ स्पैन होगी। ठीक है, इसकी एक लाइफ स्पैन होगी, इसको खुद की स्पीशीज को बढ़ाना है, इसके खुद के नंबर को बढ़ाना है, क्योंकि इसको पता है ये एक टाइम के बाद डेड हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है,
ये डिवाइड करता है और 2 या फिर 4 में बन जाता है। एक सेल 2 या 4 सेल बना लेता है और इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन, जब सेल खुद को डिवाइड कर दे और 2 में फॉर्म हो जाए। ठीक है, अगर सेल ओल्ड हो चुका है या डेड हो चुका है या इनकेस कभी सेल इंजर हो जाए, तब हमें इस सेल की जरूरत पड़ती है, एक नए सेल की जरूरत पड़ती है उस जगह को रिप्लेस करने के लिए, इसलिए सेल डिवीजन होता रहता है। ठीक है, इसका एक रीजन तो ये हो गया अगर सेल इंजर हो जाए या फिर सेल ओल्ड हो जाए, इन सब के लिए। दूसरा रीजन क्या है, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाने के लिए, अपने ही जैसे कुछ और सेल्स को बनाने के लिए होता है सेल डिवीजन। अपने ही जैसे कुछ और सेल्स को बनाने के लिए सेल डिवीजन होता है और वहां पे होता है गैमीट्स का फॉर्मेशन। ठीक है, वहां पर होता है गैमीट्स का फॉर्मेशन और इस तरीके के डिवीजन जहां पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस करना, रिप्रो मतलब फिर से बनना, रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये जो सेल डिवीजन है ये आपका सेल डिवीजन 2 टाइप्स का है। ठीक है, सेल डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज माइटोसिस and another is meiosis. Mitosis and meiosis. Mitosis में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, एक से बनेंगे 2। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से बनते हैं 4 सेल्स। एक सेल से कितने बनेंगे? 4 सेल बनेंगे। ठीक है, यहां पर एक सेल से कितने बनते हैं? 2 सेल बनते हैं। यहां पे एक सेल से जो 2 सेल बनते हैं, अगर मदर सेल में ये तो आप बहुत हाई फाई हो गया। मदर सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे, मदर सेल में जितने भी क्रोमोसोम होंगे उतने ही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे डॉटर सेल में। जो ये जिससे रिप्रोड्यूस होता है ना बच्चे, जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं मदर सेल और जिससे नए जो बनते हैं उनको बोलते हैं हम डॉटर सेल। तो डॉटर सेल में बिल्कुल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे एज ऑफ मदर सेल। ठीक है, मियोसिस के केस में क्या होता है, मियोसिस जो होता है वो 2 तरीके का होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। पहले क्या होता है, पहले मियोसिस फर्स्ट होता है जिसमें एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, अब इन 2 से बनेंगे 2, एक से फिर 2 बनेंगे, यानी कि एक ने कितने प्रोड्यूस करे, एक ने प्रोड्यूस करे 4। ठीक है, और यहां पर मदर के पास जितना भी होता है उसका हाफ होता है डॉटर के पास, उसका हाफ होता है डॉटर सेल्स के पास। तो ठीक है, ये तो था आपका सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में ओल्ड सेल से न्यू सेल्स बनते हैं। 2 तरीके के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। ज्यादातर माइटोसिस होता है हमारी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में, यूकैरियोट्स में ज्यादातर माइटोसिस होता है। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन मियोसिस होता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये तो आपका सेल डिवीजन था। होप आपको ये समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।